मिडिल ईस्ट में जारी जंग का आज 12वां दिन है। इस महायुद्ध में कौन किसके साथ खड़ा है ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले एक बड़ी खबर देख लीजिए। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी टेक कंपनियों के दफ्तरों और डेटा सेंटर्स को निशाना बना रहा है। वहीं इस जंग में अब तक करीब 1700 लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है। इसमें ईरान के 1300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, साथ ही 8000 घरों को नुकसान पहुंचा है। अब ये आंकड़े भी सामने आ गए 12 दिनों के बाद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने आज एक बड़ा दावा किया है। इस वक्त एक और बड़ी खबर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान नेवल माइंस बिछा रहा है। ईरान ने छोटे जहाज़ों को माइंस लगाने का काम पर लगा दिया है, यानी समंदर में लैंडमाइंस बिछाई जा रही हैं ताकि कोई आवाजाही ना हो सके। ट्रंप ने कहा अमेरिका ने माइंस लगाने वाली 10 ईरानी नौकाओं को नष्ट कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौत का जाल। ट्रंप की चेतावनी, अगर तेल रुका तो ईरान को भुगतनी होगी भारी कीमत। ईरान एक ऐसा कदम उठाया है जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% से ज्यादा तेल गुजरता है, वहां ईरान ने नेवल माइंस तैनात कर दी हैं। नेवल माइंस पानी के नीचे छिपा हुआ विस्फोटक होता है। जहाज के संपर्क में आते ही भयानक धमाका होता है। इन्हें हटाना बेहद मुश्किल और जोखिम भरा काम है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम रूट है। ग्लोबल ऑयल ट्रेड का करीब 5वां हिस्सा इस रूट से गुजरता है। इसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर महज 33 किलोमीटर है। भारत की 60% से ज्यादा तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान की स्ट्रेट में माइनिंग की कोई भी कोशिश का गंभीर अंजाम होगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है, अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में कोई माइन लगाई है और हमारे पास उनके ऐसा करने की कोई रिपोर्ट नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उन्हें तुरंत हटा दिया जाए। उन्हें तुरंत नहीं हटाया गया तो ईरान के लिए मिलिट्री नतीजे पहले कभी नहीं देखे गए लेवल के होंगे। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी जो जल डमरू जिसको बोलेंगे हॉर्मुज को, वहां पे जंग इस वक्त बहुत ही तीखी होती जा रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है और खबर इसको लेकर है कि थाईलैंड के एक कार्गो जहाज पर आज हमला हुआ। ओमान के पास शिप को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। थाई मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर मौजूद 20 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया। ये अच्छी खबर है। रॉयल थाई नेवी ने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर जहाज और क्रू की मदद कर रही है। यानी इस लड़ाई में थाईलैंड का शिप भी बीच में आ गया। वहाँ क्या हुआ, कैसे निशाना बना, गलती से बनाया या वो वहाँ पे मूवमेंट कर रहा था इसलिए बना क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि वो यहाँ से विदेशी जहाज़ों को निकलने नहीं देगा। और अब आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप के मूवमेंट की कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिरकार वहाँ क्या चल रहा है। जो कुछ हुआ कुछ देर पहले चक्रव्यूह की टीम ने मरीन ट्रैफिक साइट से कुछ तस्वीरें निकाली हैं। ये मरीन ट्रैफिक साइट है। इसमें आप जो वाइट वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये जो वाइट वाला पोर्शन है ये समुद्री पोर्शन है, और ये जो ग्रे वाला पोर्शन आप देख रहे हैं वो ज़मीनी पोर्शन है, जबकि ग्रे एरिया यानी लैंड एरिया है। इस मैप में आपको हॉर्मुज आइलैंड साफ साफ नजर आएगा। ऊपर देखिए आप, हॉर्मुज आइलैंड साफ साफ नजर आएगा। इसके ऊपर ईरान है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास गिनती के शिप दिख रहे हैं और उनमें भी ज़्यादातर ईरान के जहाज, यानी ये जो आपको जहाज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मौजूद जो डॉट्स हैं ये ज़्यादातर ईरान के जहाज हैं। तो वही ओमान की खाड़ी जो कि रेड कलर के जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये ओमान की खाड़ी यहाँ रेड कलर के डॉट्स में, वो ऐसे शिप हैं जो समंदर से में खड़े हुए हैं। यानी इस इलाके में जो करीब 30 किलोमीटर चौड़ा बताया जाता है, इस इलाके में दुनिया भर के जहाज इस वक्त फंसे हुए हैं और ज़्यादातर पर तेल लदा हुआ है। और भी सामान हो सकता है लेकिन तेल ज़्यादातर पर है। अब समझिए कैसे पूरा इलाका शिप के लिए एक डेथ वैली बनता जा रहा है। बताया गया कि इस पूरे इलाके में करीब 1000 के आसपास समुद्री जहाज फंसे हुए हैं दुनिया भर के।
उन्हें एंकर करने यानी जो शिप को रोकने के लिए एंकर डालना होता है, वो पोर्ट के पास जगह नहीं है, एंकर डालने की जगह नहीं बची, इतना हद तक वहाँ पर ट्रैफिक हो गया है। ऐसे में कई जहाज़ों का फ्यूल खत्म हो रहा है। जब आप एंकर नहीं कर सकते हैं तो आपको जहाज़ को चलाना पड़ेगा, चलाने के लिए फ्यूल लगेगा और वो फ्यूल भी इन जहाज़ों का धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर इन जहाज़ों का फ्यूल खत्म हो जाता है और इनके इंजन बंद हो जाएंगे, शिप डूब सकता है। दावा ये भी है कि इन पर हज़ारों इन शिप्स पर हज़ारों क्रू मेंबर्स हैं और वो डूबने का खतरा उनका पैदा हो रहा है। ये एक नई समस्या इस लड़ाई की वजह से सामने आ गई है। और एक और बात सुनिए, ये बहुत आश्चर्य करने वाली बात है। जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो इन शिप्स का इंश्योरेंस करती हैं, जो आवाजाही होती है, मूवमेंट होता है, उन इंश्योरेंस कंपनियों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि अगर इन जहाज़ों को इस लड़ाई की वजह से कोई नुकसान पहुंचता है, कोई मूवमेंट होता है, कोई बम गिरता है, कोई प्रोजेक्टाइल गिरता है, तो वो इंश्योरेंस नहीं देंगी। यानी इंश्योरेंस कंपनी ने भी मदद करने से हाथ खड़े कर लिए हैं। जाहिर है होर्मुज़ का ये पूरा इलाका अमेरिका और इजराइल के कब्जे से बाहर हो चुका है और यहाँ पर आप मान के चलिए ईरान के पास है और ईरान ने इसके अधिकतर जगह पर कब्जा कर लिया है और यहीं से निकलकर हमारे पर गैस और तेल आती है। इसीलिए इस दिक्कत की वजह से अपने देश में भी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। मिडिल ईस्ट में जारी महाजंग से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इजराइल पर फॉस्फोरस बम से हमले का आरोप है। जहां इजराइल फॉस्फोरस बम से यानी केमिकल बमों का इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक लेबनान में फॉस्फोरस बम से हमला हुआ है। साउथ लेबनान के गांव में सफेद फॉस्फोरस बम से हमला किया गया। ये एक चिंता डालने वाली बात है कि अब केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल भी इस लड़ाई में होने लगा। 1977 के जिनेवा कन्वेंशन में सफेद फॉस्फोरस के इस्तेमाल पर बैन लगाया गया था। 1997 में यह तय हुआ कि अगर रिहायशी इलाकों में इसका इस्तेमाल होता है तो इसे केमिकल वेपन माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रिहायशी इलाकों में फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल का असर बहुत खतरनाक होता है। आम मासूम लोग इसमें मारे जाते हैं, इसकी चपेट में आ जाते हैं। जिस इलाके में फॉस्फोरस बम फटता है वहाँ फौरन ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। फॉस्फोरस के कण नाक, मुंह या स्किन से बॉडी के अंदर घुसते हैं तो अंदरूनी अंग जल जाते हैं। स्किन पर तेज जलन होती है, गहरे घाव बनते हैं और कई बार इससे मौत तक हो जाती है। सफ़ेद धुआं इतना घना होता है कि आंखों में जलन होती है और सांस बंद हो सकती है। लंबे समय तक घाव ठीक नहीं होते हैं और कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। यानी फॉस्फोरस बम तड़पा कर लोगों को मारता है। यही वजह है कि फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल वॉर क्राइम माना जाता है। ईरान अमेरिका की जंग में किम जोंग उन की भी एंट्री हो गई। जी हाँ, एक और दुनिया के बड़े नेता, तानाशाह के नाम से जिनको पुकारा जाता है, किम जोंग उन, उत्तर कोरिया के, उनकी एंट्री हो गई है। अमेरिकी हमलों को लेकर नॉर्थ कोरिया का एक बयान सामने आया है। सुप्रीम लीडर है किम जोंग उन, उन्होंने ईरान को खुला समर्थन दे दिया है। अमेरिका इजरायली हमलों को पूरी तरीके से अवैध करार दिया गया है। ईरान पर हमलों को किम जोंग ने बताया ये गुंडागर्दी है अमेरिका की। तो किम जोंग उन खुलकर ईरान के समर्थन में और अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अमेरिका के खिलाफ नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्रालय के बयान से साफ है कि किम जोंग उन खाड़ी में जारी जंग में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शामिल हो सकता है। इधर चीन ने एक बार फिर खाड़ी में जारी युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल को टारगेट पर ले लिया है। जहां चीनी विदेश मंत्रालय का एक बहुत बड़ा और अहम बयान आज सामने आया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका इजराइल ने बिना संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के ईरान पर हमला किया, वो भी तब जब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी। यानी चीन अमेरिका पर दोष डाल रहा है। चीन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया। चीन का कहना है कि किसी भी देश की संप्रभुता और सुरक्षा का सम्मान होना चाहिए। यानी अमेरिका ने जो किया वो सुरक्षा और संप्रभुता का सम्मान ईरान का नहीं किया गया। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को लेकर अब दुनिया दो ध्रुवों में बंटती नजर आ रही है। एक और वो देश हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं और दूसरी ओर वो देश हैं जो ईरान की मुखालफत कर रहे हैं, अमेरिका या इजराइल के साथ खड़े हैं। अब अगर ईरान की बात करें तो उसके प्रॉक्सी मजबूती के साथ खड़े हैं। इनमें लेबनान का हिजबुल्ला है और इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस शामिल हैं। तो वहीं रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया भी परोक्ष तौर पर ईरान के साथ खड़े हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि ईरान अगर लड़ाई के 12वें दिन तक आ गया है अयातुल्ला खमेनी के जाने के बाद, तो इसीलिए क्योंकि उसको रूस और चीन जैसे मुल्कों का साथ मिल रहा था। तीनों देशों ने अमेरिका इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा की है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। रूस और चीन तो मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस पूरे इलाके में अमेरिका का प्रभाव को वो कम कर सके, जबकि इजराइल और अमेरिका पूरे सैन्य साझेदारी के साथ ईरान के खिलाफ खड़े हैं। ब्रिटेन ने सीधे तौर पर
हमलों में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन वो डिफेंसिव रोल निभा रहा है। अमेरिका को डियागो गार्सिया जैसे सैन्य बेस इस्तेमाल करने की अनुमति तो दी है, वहीं यूरोपीय देशों में जर्मनी अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा दिखाई फिलहाल दे रहा है, लेकिन ज्यादातर देश बीच का रास्ता अपनाने पर मजबूर है। अब कार्यक्रम के आखिर में आ गए, बात करेंगे पब्लिक व्यू की। राघव कृष्णा का पोस्ट है, जो चुनाव आते ही नेताओं को अचानक गरीब, किसान और दलितों का दर्द याद आने लगा है। क्या ये दर्द सच में महसूस होता है या सिर्फ राजनीति की जरूरत बनकर ये सामने आता है? अगला पोस्ट हिमानी रावत का है और ये भी सिलेंडर को लेकर है। गैस सिलेंडर सिर्फ रसोई की जरूरत नहीं है, बल्कि एक चिंता भी बन गया है। आम आदमी यही चाहता है कि देश आगे बढ़ता रहे, रसोई का चूल्हा जलता रहे। इन्हीं नोट पर आज के चक्रव्यूह में मेरे साथ